और आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 20 जनवरी के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 को जीत लिया है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हाल ही में किस बैंक ने IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एक्सिस बैंक ने। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक और CRM यानी कि CRM का मतलब होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन ने CRM सिस्टम के लिए IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड को जीत लिया है। और दोस्तों अगर बताएं आपको तो ये दुनिया भर में वैश्विक बैंकर और IT सलाहकारों के लिए सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक माना जाता है। एक्सिस बैंक की स्थापना होती है 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO हैं कौन? अमिताभ चौधरी। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं राकेश मखीजा। और एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है, एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है किसको? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट लेवांडस्की को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोस्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोस्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता था। अब ये जो बैलन डी ओर पुरस्कार होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो देखिए, स्पेन की एक है एलेक्सिया पुतेलास। एलेक्सिया पुतेलास स्पेन की, उन्होंने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाले पुतेलास बैलन डी ओर पुरस्कार में भी सफल रही थी। तो एलेक्सिया पुतेलास ने ही बैलन डी ओर पुरस्कार भी जीता है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक प्रश्न कभी कभी आता है एग्जाम में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल की दुनिया में दिग्गज माने जाते हैं, किस देश से हैं? तो याद रखिएगा ये पुर्तगाल से हैं। मेसी के बारे में बात करें तो 6 बार फीफा के बेस्ट फुटबॉलर का खिताब मेसी जीत चुके हैं, लेकिन एक बार उन्हें फिर इस बार मायूस होना पड़ा है। मेसी ने अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका का खिताब जीता था। वहीं इजिप्ट के स्ट्राइकर साले को इस सूची में 2018 के बाद दूसरी पर जगह मिली थी। साले ने लिवरपूल के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे यहाँ पर हम 2021 में फीफा अवार्ड के बारे में। तो पूरी लिस्ट आपके सामने है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी बने रॉबर्ट लेवांडोस्की और ये बायर्न म्यूनिख पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी बनी एलेक्सिया पुटेलस, FC बार्सिलोना से खेलती हैं और ये स्पेन से हैं। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एडवर्ड मेंडी को, ये सेनेगल से हैं। और इसी के साथ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर, ये पॉइंट याद रखिएगा, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुनी गई हैं क्रिस्टियन एंडलर, कहाँ की हैं? चिली की। मेंस कोच ऑफ द ईयर चुने गए थॉमस ट्यूसेल, चेल्सी। और वर्ष की महिला कोच चुनी गई हैं एम्मा हेस, कहाँ से? चेल्सी से। विशेष पुरस्कार महिला क्रिस्टीन सिंक्लेयर को दिया गया जो कि कनाडा से हैं, क्रिस्टीन सिंक्लेयर। विशेष पुरस्कार पुरुष दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं, पुर्तगाल से हैं। और फीफा फैन अवार्ड मिला है डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को। बात करते हैं बैलन डी ओर अवार्ड के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका, एक पत्रिका है फ्रांस की, इसका नाम है बैलन डी ओर, तो उसी की ओर से यह हर साल प्रदान किया जाता है। 2020 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 और 2021 में इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया। यह अवार्ड किसी राष्ट्रीय टीम में एक साल में फुटबॉल की दुनिया में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। पहला अवार्ड मिला था स्टैनल मैथ्यू को।
2018 से अवार्ड महिला फुटबॉलर को भी दिया जाना शुरू किया गया है, यानी कि 2018 से पहले यह अवार्ड सिर्फ पुरुषों को मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था, लेकिन 2018 से अब महिलाओं को भी यह अवार्ड दिया जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में यूपीआई ऑटो पे सेवा देने वाली पहली मोबाइल कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये जो ऑटो पे, इसका मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ऑटो पे का मतलब होता है, इससे मान लेते हैं कि आप हर महीने अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, हर महीने अगर पोस्ट पेड है तो उसका बिल जमा करना पड़ता है, तो एक फिक्स डेट को क्या होगा कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा, आपको रिचार्ज नहीं करना होगा, मतलब ऑटो पे हो जाएगा। और ये सेवा देने वाली जियो पहली कंपनी बन गई है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, ये जो सेवाएं होती हैं यूपीआई की, इसको कंट्रोल किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी स्थापना हुई 2008 में और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। दिलीप असबे जो हैं ये एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, जैसे कि फिनटेक फर्म मोबीक्विक ने अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे सेवा के लिए एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ समझौता किया था। ठीक है, क्लिक पे सेवा कौन सी फिनटेक कंपनी दे रही है? मोबीक्विक दे रही है। और क्लिक पे सेवा के लिए इसने एनपीसीआई और भारत बिल पे के साथ समझौता किया था। एनपीसीआई ने घर घर बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है वीर, तो वीर को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ एक समझौता किया है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, एयर इंडिया के नए प्रमुख बन गए हैं अब विक्रम देव दत्त, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, विक्रम देव दत्त। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दत्त राजीव बंसल की जगह लेंगे। राजीव बंसल को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में सचिव बनाया गया था, तो उसके बाद ये जगह खाली हुई थी और राजीव बंसल की जगह कौन आ गए हैं? विक्रम देव दत्त। तो बात करें विक्रम देव दत्त जी के बारे में, तो AGMUT मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव पर्यटन है। वर्तमान में हमारे जो सिविल एविएशन मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ बने हैं। देखो, ये जनवरी की बात है, विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस का सीईओ बनाया गया था 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ नई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जैसे कि मनीष कुमार गुप्ता को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी गुप्ता वर्तमान में डीडीए में प्रमुख आयुक्त हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आशीष श्रीवास्तव अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होंगे। ठीक है, और दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव हरिरंजन राव को दूरसंचार विभाग के सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यानी कि यूएसओएफ का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक वीएल कांता राव को दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव पंकज अग्रवाल अब राव के स्थान पर रक्षा मंत्रालय में नए अतिरिक्त सचिव बन गए हैं और महानिदेशक अधिग्रहण होंगे। ओडिशा कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष कुमार सारंगी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक होंगे। मंत्रालय ने बताया कि चंचल कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल वह अपने कैडर राज्य बिहार में कार्यरत हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बीवी उमा देवी को गृह मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव अनुराधा ठाकुर को कारपोरेट मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, हालांकि इनमें से कुछ ही नियुक्तियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, बाकी तो बस आपको सुनना है, क्योंकि जब आप चीज़ों को सुनते हैं फ्रेंड्स तब आपको जो है कम से कम एक चीज़ ठीक से समझ में आ जाती है कि कुछ नई नियुक्तियाँ हुई हैं और बड़े स्तर पर हुई हैं। ठीक है,
देखिए, करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर घटना को टू दी पॉइंट याद रखें। जब आप करंट अफेयर को सुनते हैं, जब आप करंट अफेयर को समझते हैं, तब आप ये ठीक से अनुमान लगा पाते हैं कि आपके आसपास चल क्या रहा है। परिस्थितियों का ज्ञान आपको हो जाता है। आंकड़े आपको याद रहें ना रहें, लेकिन स्थितियों के बारे में आपको पता चलता है, और ये स्थितियाँ बहुत ही निर्णायक साबित होती हैं जब आप कोई डिसीजन लेते हैं। आप वर्तमान में जो कुछ भी हों, लेकिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक प्रशासनिक सेवा में, एक किसी भी जन सहकारिता की सेवा में जाना चाहते हैं, लोगों की सेवा में आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने आसपास क्या चल रहा है उस पर आपको फोकस करना पड़ता है। और यही वजह होती है करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तब आपकी समझ बढ़ जाती है कि वर्तमान में देश और हमारे देश के साथ अन्य देश और जो पूरी दुनिया में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए अगर आपको कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा, आप उचित डिसीजन ले पाएंगे। यही वजह होती है करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न्यूज़ आपसे सुनने के लिए कहा जाता है, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करिए। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब जो थल सेना है उसके नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है मनोज पांडे, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र ने पूर्वी सेना की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला उप सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। जनरल पांडे उप सेना प्रमुख के तौर पर 1 फरवरी से लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे। समझ गए आप। जनरल मोहंती 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने 1 जून को पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। यह कमान पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा के लिए तैनात है। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान के प्रमुख बनने से पहले अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ थे। अब यहाँ पर देखो 3 महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान में हमारे जो आर्मी चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयर फोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। नेवल डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? सही जवाब इसका हो जाएगा रोबर्टा मेट्सोला, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, माल्टा की क्रिश्चियन डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने पिछले सप्ताह समाजवादी डेविड सासोली की डेथ के बाद 2 साल के कार्यकाल के लिए यह पदभार ग्रहण किया है। मेट्सोला इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। वे यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र मात्र 43 वर्ष की अध्यक्ष होंगी। यूरोपीय संसद का मुख्यालय मिलेगा आपको स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर बने हैं अभी हाल ही में। इन्होंने जगह ली है गीता गोपीनाथ की, ये आपके रिवीजन के लिए है। यूनिसेफ की नई हेड बनी है कैथरीन रसेल, और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बन गए हैं झांग बिंग। ये सारे पॉइंट्स अभी हमने पिछले करंट अफेयर में कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जकार्ता में अब जो जीवन के लिए उपयोगी सुविधाएं हैं वो डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। तो इंडोनेशिया ने अपनी एक नई राजधानी बनाई है नुसंतारा को, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब होगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा बन गई है। तो इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ जो पैसा चलता है उसका नाम है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और इंडोनेशिया की जो संसद है उसका नाम क्या है? पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो स्पेस एक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रहों ने फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी के स्पेस सेंटर में नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है। स्पेस एक्स स्थापना होती है 6 मई 2000, देखो ये 2008 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, कैलिफोर्निया
में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन है गविनी शॉर्टवेल। वर्तमान में सीईओ कौन है? संस्थापक और सीईओ दोनों हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन होगा किस देश के वैज्ञानिकों ने, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सी गलती लिखा गया है 2022, तो 2022 मत मान चलना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा के निर्माण को पूरा किया है? अभी कुछ ही दिन पूर्व इसी देश ने एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया था। तो अब आप समझ गए होंगे ये देश, यानी कि ये खुरापात सिर्फ चीन ही कर सकता है। देखो क्या होगा कि डेफिनेटली जो हमारा एक, जैसे कि जो एक साइकिल होती है ना, नेचुरल साइकिल, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब हमारी नेचुरल साइकिल बदलती है ना, उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। चाइना अपने विज्ञान के द्वारा चाहे जितनी भी तरक्की दिखा ले, अंततः उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। आपने देखा कि दुनिया जब तेज़ी से बढ़ रही थी कि उसे लग रहा था कि लगभग हर महामारी कंट्रोल में आ चुकी है, तो दुनिया को उसकी औकात बताने के लिए कोरोना आ गया। कोरोना ने सबके छक्के छुड़ा दिए। पूरी दुनिया में जैसा लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया जैसे थम गई, ऐसा शायद इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इतनी अधिक न करो कि प्रकृति आप पर क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए। इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा और फिर उसका सामना हम लोग कभी कर नहीं पाएंगे। फिलहाल धरती पर चांद के अध्ययन को आसान और बेहतर बनाने के लिए चीन ने एक आर्टिफिशियल मून का मॉडल तैयार किया है। और इससे पहले चीन का मॉडल भी, मतलब चीन ने सूरज का मॉडल भी तैयार किया था और एक बहुत ही लगभग 172 मिनट तक का उसने एक रिकॉर्ड बनाया कि बहुत उच्च ताप को भी उसने उत्पन्न किया था। सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन फिर भी मुझे बस यही लगता है कि प्रकृति के साथ इतनी अधिक छेड़छाड़ ना करो कि वो मतलब सर्किल ही पूरी उल्टी पुल्टी हो जाए। तो दोस्तों ये है आज का प्रश्न। बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती है? ब्राह्मी लिपि, कर संबंधी विवरण, अंकों का प्रयोग या उपयुक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाया जाता है? तब आप ऑप्शन डी देना। तो उत्तर आप जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मोस्ट वेलकम, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी के दोस्तों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।